हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज के सेशन में जानेंगे कुछ नीट यूजी की काउंसलिंग के बारे में बेसिक सी चीज़ें। काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में हमको बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, प्लीज़ हमको काउंसलिंग के बारे में बेसिक चीज़ें बताइए जिससे हम अपनी काउंसलिंग को अच्छे से कर पाएँ। तो आज के सेशन में हम बेसिक काउंसलिंग के बारे में जानेंगे कि क्या होती है नीट यूजी काउंसलिंग, कैसे इसको किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, ऑनलाइन कितना रहता है, ऑफलाइन कैसा रहता है, और हमको कैसे जज करना चाहिए कि हम कौन कौन सी काउंसलिंग में हमको रजिस्टर्ड करना है, और एक स्टूडेंट के कितने पैरामीटर्स होते हैं कि कौन कौन सी काउंसलिंग तक वो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और क्या बेसिक चीज़ें जो काउंसलिंग में ध्यान देने वाली है। तो जैसे हमको पता है कि नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में कि हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद हमारा स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड से हमको हमारा स्कोर पता चल जाएगा कि 720 में मुझे कितना स्कोर मिला है और ऑल इंडिया कोटा के अंदर हमारी क्या रैंक आ रही है, या अगर हम किसी कैटेगरी से हैं, SC से, ST से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, तो हमारी कैटेगरी रैंक क्या आ रही है। ये सारी डिटेल आपके स्कोर कार्ड के ऊपर लिखी रहती है। इसके बाद आपकी स्टेट रैंक आपको पता चलता है जब आप स्टेट के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और टोटल मैट्रिक्स आ जाता है स्टेट के पास ही कितने बच्चों ने इनरोलमेंट किया है। उसके बाद आपकी स्टेट रैंक पता चलती है जब आप स्टेट की काउंसलिंग में रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक आपके स्कोर कार्ड के साथ ही आ जाएगी। अब आपके पास आपका स्कोर है, ऑल इंडिया रैंक है, और उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट कॉलेज का अलॉटमेंट होना है, और ये अलॉटमेंट होता है आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी के थ्रू। तो जैसा बेसिक सी चीज़ है कि दो तरह की काउंसलिंग होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग तो काफ़ी सिंपल है, एक ही सिंगल पोर्टल है, mcc.nic.in ये वेबसाइट है ऑफिशियल। MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इस काउंसलिंग को होस्ट करेगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे सभी प्राइवेट कॉलेज और सभी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी। और जब भी हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए, तो इस काउंसलिंग में एनी बडी कैन पार्टिसिपेट। इसमें स्टेट का, कैटेगरी का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, कोई भी बच्चा इंडिया का इस काउंसलिंग में आ सकता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स भी अगर करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, ये भी काउंसलिंग वो भी कर सकते हैं। अब अपना ऑथराइजेशन लेटर को साइन करके वो भी इसकी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब जब इसमें बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हमको काउंसलिंग पता चल गई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग में दो टाइप की काउंसलिंग होगी, एक गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होगी और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होगी। अब सपोज कर लिए आप अपने स्कोर कार्ड में देख रहे हैं कि हमारा इतना स्कोर आया है या हमारा इतनी ऑल इंडिया रैंक है कि हमारी कैटेगरी के हिसाब से हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराएं और गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की बेसिक सी कॉस्ट होगी आपकी, आई थिंक 2000 रुपीज़ की रहेगी गवर्नमेंट की, और प्लस आपका 10,000 रुपीज़ का आपका सिक्योरिटी अमाउंट लगता है। ये सिक्योरिटी अमाउंट आपका रिफंडेबल होता है, काउंसलिंग के बाद आपको मिल जाता है। अगर आपको सीट मिलती है तो भी ये अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा आपके अकाउंट में बैक, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो भी ये आपको अकाउंट में आपके वापस मिल जाएगा। इन केस आपको सीट मिलती है और आप इस सीट पे एडमिशन नहीं लेते हो, सीट को वेस्ट करते हो, तो फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है, फर्स्ट राउंड में पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में अगर आप सीट लेते हो और ड्रॉप करते हो तो ये आपका अमाउंट आपको एज ए पेनल्टी कट जाता है। अब सपोज कर लिए कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने 2000 का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है और 10,000 का सिक्योरिटी है, 12,000 का पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन अपना क्रेडेंशियल डाल दिया, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड जनरेट हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब गवर्नमेंट में जितने भी कॉलेजेस हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% के जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे भारत के, वो आपके सामने रिफ्लेक्ट करेंगे। जितने भी एम्स के कॉलेज हैं वो आपके सामने रहेंगे, जितने भी जिपमार के कॉलेजेस हैं वो सारे आपके सामने रहेंगे, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है BHU AMU वो आपके सामने रहेगी। तो इन सब में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जो भी आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, या जो भी आपकी प्योरिटी, अपने स्टेट को प्योरिटी देना चाहते हो, या आपको कुछ फेवरेट और डिज़ायर्ड कॉलेज है उनको प्योरिटी देना चाहते हो, तो यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग फिर आप कर सकते हो। चॉइस फिलिंग की कोई बाउंडेशन होती है क्या हम इतनी ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं? तो कोई बाउंडेशन नहीं होती है, सेंसिबली करना होता है, हमको इस हिसाब से करना रहता है कि भाई जो कॉलेज अच्छे हैं वो मिस ना हो जाए, और सिर्फ कॉलेज की चॉइस फिलिंग ना करें, उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल लें। जो चॉइस फिलिंग में हम कॉलेज डाल रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड कितना है, क्या इसकी ट्यूशन फीस है, उन सबको देखते हुए अपना चार्ट बनाने के बाद हमको चॉइस फिलिंग करनी है। देयर इज़ नो सच बाउंडेशन ऑफ चॉइस फिलिंग, जितनी आप चाहें, जितने सारे के सारे चॉइसेस फिल करना चाहें तो सारे के सारे चॉइसेस हम फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी।
अब इसी एमसीसी के पोर्टल पे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने दिल्ली से पढ़ाई करी है, 11-12 दिल्ली से किया है, तो उनके पास दिल्ली की डोमिसाइल मिल गई है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे एक डीयू कोटा आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कॉलेजेस की काउंसलिंग इसी के साथ हो जाएगी, स्पेसिफिकली कहीं और पे नहीं होगी। और आर्म फोर्स वाले जो बच्चे हैं उसका भी बेसिक रजिस्ट्रेशन इसी पे होगा, उसके बाद आर्म फोर्स की वेबसाइट पे उसकी काउंसलिंग होगी, और ईएसआईसी वाले बच्चों की भी काउंसलिंग इसी वेबसाइट के ऊपर होगी। और इन केस इसमें से आप में से मान लीजिए कोई बच्चा एनआरआई का है या एनआरआई में काउंसलिंग करना चाहता है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी चॉइस फिलिंग का जो टाइम होता है उससे 2 दिन पहले नोटिस आता है एमसीसी पे कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरी फ्रॉम मैनेजमेंट टू एनआरआई यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू चेंज योर कैटेगरी। तो वहाँ पे आपको ADGME एनआरआई की ईमेल आईडी दी जाती है, उसके ऊपर जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एनआरआई कैटेगरी के, जैसे कि आपका एनआरआई सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप लेटर हो गया, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, ये सब आप सबमिट करके अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। तो एनआरआई कैटेगरी वाला स्टूडेंट एनआरआई की भी चॉइसेस फिल कर सकता है और नॉर्मल गवर्नमेंट की भी चॉइसेस को फिल कर सकता है, दोनों कैटेगरी को चॉइसेस फिल कर सकता है। एनआरआई वाले स्टूडेंट के सामने 2 कोटा दिखाई देंगे, एक नॉर्मल कोटा तो आएगा ही आएगा, प्लस एनआरआई वाला एडिशनल आ जाएगा, और जो नॉर्मल इंडियन बच्चे रहेंगे आप लोगों के सामने एनआरआई कोटा नहीं आएगा। जो जिस कैटेगरी का है उसके सामने वही कैटेगरी आएगी, अदर स्टूडेंट के सामने वो कैटेगरी नहीं आएगी। तो इस तरह से हम अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। अब सपोज़ कर लिए हमारा स्कोर कुछ मैसी टाइप का है, फॉर एग्जांपल मेरा स्कोर आ रहा है 590 का या 600 का स्कोर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करी जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ डे हम चाहते हैं कि इस काउंसलिंग से कुछ ना कुछ सीट भी निकालें, तो अगर हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मुझे एटलीस्ट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाए, जो भी कम फीस वाली है, जो भी हमारी फेवरेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी भी हम चॉइस फिलिंग कर सकें। तो क्या ऐसा होता है कि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? यस फ्रेंड, ऐसा भी होता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो वहाँ पे आप प्राइवेट वाली सिक्योरिटी अमाउंट को पे करोगे। प्राइवेट की सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज़ होती है, रूल यही होता है उसका। सीट मिलेगी तो भी आपको अमाउंट वापस हो जाएगा, सीट नहीं मिलेगी तो भी आपको अमाउंट बैक हो जाएगा। इन केस सीट आपको मिलती है, अलॉट होती है और आप उस पर एडमिशन नहीं लेते, यू आर वेस्टिंग द सीट, यू आर ब्लॉकिंग द सीट, देन दैट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी टर्न आउट इनटू द पेनल्टी फॉर यू आफ्टर द फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के बाद आपको वो पेनल्टी में लगेगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक था कि क्या हम दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो अगर हम प्राइवेट का हमने पेमेंट किया, उसके बाद जब हम काउंसलिंग सेलेक्ट करेंगे तो वो हमसे पूछेगा ऑल इंडिया कोटा ओपन वाला, डीम्ड वाला। तो अगर हम वहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो हम दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि पहले आपने अपनी गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग लगा ली, आपने देख लिया कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है तो मैं सेट करके देख लेता हूँ। उसके बाद फिर हमने कुछ प्राइवेट के भी ऐड करने हैं, तो लास्ट में हमने कुछ प्राइवेट को भी ऐड कर दिया, तो जिससे कि आपकी दोनों चॉइसेस जो हो गई, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कवर हो गई। तो आपका एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग बन गई। अब आपका अलॉटमेंट आना ही आना है। एक बेसिक सा और भी क्वेश्चन होता है, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या तरीका होता है सर हमारे चॉइस को सिलेक्ट होने का। सपोज कर लिए मैंने 20 चॉइसेस लगा ली, या हमने 200 चॉइसेस लगा ली, या 100 चॉइसेस लगा ली, हमें 17 वाला कॉलेज मिल रहा है, तो क्या तरीका होगा कि हमारी रैंक के आगे वाले को मिल जाएगा, क्या मुझे मिल जाएगा, किसको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। जो आपकी रैंक रहेगी, ऑल इंडिया रैंक रहेगी, आपके रैंक वाइज अलॉटमेंट होता है। अब रैंक आपकी जैसे जनरल का स्टूडेंट है तो ऑल इंडिया रैंक देखी जाएगी, और सपोज़ के लिए कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, SC ST OBC EWS का स्टूडेंट है, तो आपकी कैटेगरी रैंक को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज़ कर लिए OBC का जो कैटेगरी रैंक है 1 से लेकर जो भी आपकी कैटेगरी रैंक है उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक 7000 है, तो जब 6999 वाली रैंक का अलॉटमेंट हो जाएगा, उसकी चॉइसेस के सारे चॉइसेस स्कैन हो जाएंगी, उसके बाद ही 7000 का नंबर आएगा, फिर 7001 का आएगा, फिर 7002 का आएगा, एंड सो ऑन। हायरार्की वाइज नंबर से ही आपकी मेरिट वाइज ही प्रेफरेंस जाती है, कोई भी इसमें स्वैपिंग नहीं होती है। अब नंबर ऑफ़ चॉइसेस की बात कर लेते हैं कि सपोज कर लीजिए हमने चॉइस फिलिंग लगाई, 15 चॉइसेस लगा दी, गवर्नमेंट की लगाई या प्राइवेट की लगाई, दोनों आप एनालिसिस कर सकते हो। तो सर्वर आएगा, पहले आपकी फर्स्ट नंबर की चॉइसेस को देखेगा, अगर आपकी रैंक पे वो कॉलेज अवेलेबल है तो आपको वहीं पे अलॉटमेंट दे देगा, और नीचे की चॉइसेस को आपको सिलेक्ट भी नहीं करेगा। मान लीजिए पहले वाला कॉलेज जो आपने डाल के रखा है वो आपकी रैंक पे अवेलेबल नहीं है, पहले ही अलॉट हो चुका है, फिनिश हो गया है, तब वो आपकी सेकंड ऑप्शंस को देखेगा। सेकंड भी अवेलेबल नहीं है तो थर्ड को देखेगा, थर्ड भी अवेलेबल नहीं है तो फोर्थ को देखेगा, फोर्थ भी अवेलेबल नहीं है तो फिफ्थ को देखेगा। फिफ्थ नंबर वाला आपकी रैंक पे अवेलेबल है तो वहीं पे अलॉटमेंट दे देगा, आपको सीट अलॉटेड लिख देगा, और फिर आगे की रैंक को नहीं देखेगा।
तो इसी तरह से ऊपर से लेके वो स्कैन करता है। तो इसीलिए काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर रैंक इतनी अच्छी है, मैं नर्वस हो रहा हूँ, फिर जो ख़राब वाले कॉलेज हैं या जो डाउन वाले कॉलेज हैं क्या पहले उनको लगा दें। इसमें कोई समझदारी नहीं है। आप बेस्ट कॉलेज के हिसाब से ही ऊपर से लेके नीचे तक जाइए, जिससे कि इन केस किसी भी रीज़न से अगर सीट कोई अच्छी बची है तो वो आपको पहले अलॉट हो जाए। अगर इन केस आपने कोई हल्का कॉलेज ऊपर लगा दिया और कोई अच्छा कॉलेज आपने नीचे लगा के रखा है और अच्छे वाले कॉलेज में एक सीट थी आपकी रैंक पे, लेकिन आपके लाइट कॉलेज में सीट मिल जाएगी। इसलिए चॉइस फिलिंग की हायरार्की में हमेशा टॉप पे वो कॉलेजेस होने चाहिए जो कॉलेज बेस्ट आपके लिए हैं, आप उसको ही हिसाब से लगाइए अपने। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस हिसाब से हमको चॉइस फिलिंग सेट करनी रहती है, और उसके बाद फिर हम अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में करना चाहते हैं तो हम दोनों में अपना कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग हो जाती है। चॉइस फिलिंग के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है एमसीसी की, इसमें लास्ट में आप चाहो तो लास्ट डे में अपनी चॉइसेस को लॉक कर लेते हो। अगर इनकेस नहीं भी लॉक कर पाते हो तो ऑटो लॉक का फंक्शन होता है। अब आज सपोज कर लिए आपकी चॉइस लॉक हो गई तो टाइम लिखा रहता है कि आफ्टर 2 डेज़ या आफ्टर 1 डे आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस रिजल्ट आएगा आप फिर से लॉगिन करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली है कि नहीं मिली है। सीट मिली होगी तो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उस अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड कर लोगे, फिर अपने कॉलेज में जाके अपनी फ़ीस पेमेंट करोगे। फ़ीस पेमेंट आप आरटीजीएस भी कर सकते हो और डिमांड ड्राफ्ट से भी दे सकते हो, और अपनी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, आपका एडमिशन डन। फिर आपसे वो पूछेगा कि अब क्या इस सीट को फाइनल कर लेना है या सेकेंड राउंड में आपको अपग्रेड भी जाना है। अगर आप अपग्रेड के ऑप्शन को लोगे तो सेकेंड राउंड में फिर से आप चॉइस फिलिंग करोगे और दोबारा से कोई नया कॉलेज मिल जाता है तो पुराना वाला कॉलेज ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और नया वाला अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर सेकंड राउंड में कोई नया कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो पुराना वाला कॉलेज एटलीस्ट आपके लिए फाइनल रहेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो। एक रूल रहता है कि कोई भी काउंसलिंग आप कर रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हो, फर्स्ट राउंड के बाद तो हम सीट छोड़ सकते हैं। सेकेंड राउंड में हमको सीट मिली और हमने सीट पे एडमिशन ले लिया, उसके बाद फिर हम और कोई काउंसलिंग नहीं कर सकते, हम काउंसलिंग से बाहर हो गए, हमारी काउंसलिंग ओवर। लेकिन अगर सीट मिली और हमने एडमिशन नहीं लिया, सीट को कैंसिल कर दिया, भले हमारी पेनल्टी लग रही है, तो भी हम आगे काउंसलिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होता है, काफ़ी लोगों से मिस हो जाता है। तो अगर आप सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो रही है और आप किसी रीज़न से उसको नहीं लेना चाहते हो तो उस पर एडमिशन मत लीजिए। अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो दैट विल बी योर फाइनल सीट। इस तरह से आपका राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, ये 3 राउंड आपके एमसीसी पे ऑनलाइन हो गए। ऑल इंडिया कोटा सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 में ही होता है, राउंड 3 और राउंड 4 नहीं होता है। ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए, लेकिन बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, एम्स होगा और जिपमार होगा, इसका राउंड 1 भी होगा, राउंड 2 भी होगा, राउंड 3 भी होगा। ये तीनों आपके एमसीसी पे ऑनलाइन हो गए। और राउंड 4 जिसको स्टोरी वैकेंसी राउंड बोलते हैं, अगर उसमें सीट बचती है तो उसकी सारी डिटेल्स तो एमसीसी के ऊपर आएंगी, लेकिन काउंसलिंग एम्स वाला एम्स में होगा, जिपमार वाली काउंसलिंग जिपमार में होगी, बीएचयू वाली काउंसलिंग बीएचयू में होगी। इस तरह ये पैटर्न होता है आपका काउंसलिंग का। इसी तरीके से इसी में डीम यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, जिस जो हमारी 46 डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी में, एक गुजरात के अंदर है, 2 हमारी उड़ीसा के अंदर है, एक हरियाणा के अंदर है, एक यूपी के अंदर है। तो ये जो हमारी डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं, इनकी 12 लाख रुपीज़ से लेकर 25-26 लाख रुपीज़ तक एनुअल ट्यूशन फीसेस रहेंगी। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसका भी यही पैटर्न रहेगा, ऐसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ऐसे ही आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, उसके बाद आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट के बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी है, कॉलेज में जाके अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग का एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही वेबसाइट है, कोई भी बच्चा उसके ऊपर काउंसलिंग कर सकता है, एनआरआई का बच्चा और कोई भी नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा वाला बच्चा या गवर्नमेंट वाला बच्चा। और अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट किया जाए, आगे अगर जरूरत पड़ती है तो सेकंड राउंड में हम प्राइवेट करें, तो ऐसा भी होता है। रीसेट का ऑप्शन आता है, आप रीसेट करके सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में अपनी टाइप ऑफ काउंसलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट को भी चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंसलिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी टाइम लग गया दोस्तों, लगभग 14 मिनट्स हो गए। अब सेशन को थोड़ा सा जल्दी बताएंगे, इससे आपका सेशन कंप्लीट हो जाए। अब इसके बाद जो भी हमारा होम स्टेट रहेगा, सपोज के लिए यू आर फ्रॉम कर्नाटका, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, यू आर फ्रॉम तेलंगाना, कोई भी स्टेट से आप हो, तो हम अपने स्टेट की भी 85% काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो फिर हम अपने स्टेट की भी बाकी की काउंसलिंग करेंगे। स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ स्टेट का ही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है, कोई अदर स्टेट का बच्चा काउंसलिंग नहीं कर सकता है। गुजरात का बच्चा कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करना है तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कर्नाटका में जाके नहीं कर सकते हैं। केवल डोमिसाइल होल्डर ही वहाँ की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होता है।
और प्राइवेट कॉलेज के लिए हमको देखना रहता है कि उस स्टेट का स्टेटस क्या है। अगर वो ओपन स्टेट है तो ओपन का मतलब होता है कि सबके लिए खुला है, पूरे इंडिया के लिए खुला है, तो अदर स्टेट का भी बच्चा जाके प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर सकता है अपनी कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा के अंदर। लेकिन अगर वो स्टेट क्लोज है, जैसे कि गुजरात एक क्लोज स्टेट है, उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है, तो उसके अंदर सिर्फ गुजरात का ही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है, अदर स्टेट का बच्चा प्राइवेट में भी काउंसलिंग नहीं कर सकता है। तो ये पैटर्न रहता है हमारा। काफ़ी वीडियोस हैं आपके सारे स्टेट वाइज, अगर आप देखना चाहते हो कि किस स्टेट की कैसे काउंसलिंग होती है, तो EduACS के चैनल के ऊपर हर स्टेट का वीडियो बना रखा है, जिसमें हर स्टेट का काउंसलिंग का टाइप बता रखा है, कट ऑफ पैटर्न सब बता रखा है, आप स्टेट टू स्टेट भी देख सकते हो। तो काउंसलिंग के टाइम पे हमने देखा कि सभी स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं। सपोज कर लिए एक एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, या 400 का स्कोर है, मुझे डीम में भी सीट मिल सकती है और हमारे स्टेट में भी सीट मिल सकती है और 5-6 जगह पे और सीट मिल सकती है। तो हम देख रहे हैं कि मुझे 7-8 जगह पे सीट मिल सकती है, अब कौन सी काउंसलिंग करें, तो आप फिल्टर करो कि किस कहाँ पे फीसेस कम है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, उसके हिसाब से अपने कॉलेज को सेलेक्ट करो और वहाँ का रजिस्ट्रेशन करो। ज़रूरी नहीं कि आप 5 जगह पे 6 जगह पे काउंसलिंग कराएं, ज़रूरी रहता है कि बेस्ट जहाँ पे आपको काउंसलिंग मिल सकती है उसके फर्स्ट राउंड में आप अप्लाई करें और स्टार्टिंग में ही सीट निकाल लें। काफ़ी लोग काउंसलिंग में इतना ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, 2-2 महीने तक काउंसलिंग करते हैं, 4-5-6 काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उतना अच्छा अलॉटमेंट नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन एक परफेक्ट काउंसलिंग का मतलब होता है कि जितना भी स्टडी करना है काउंसलिंग से पहले समझ लिया, काउंसलिंग शुरू हुई, हमको पता है कि हमारे स्कोर पे क्या मिल सकता है, कहाँ पे अप्लाई करना है, वहाँ पे गए, अप्लाई किया, सीट मिली। सेकंड राउंड में अगर हमको ट्राई करना है वो एक लिए ट्राई किया, नहीं ट्राई करना है तो नहीं किया, हमारी काउंसलिंग ओवर हो गई और सीट के साथ हम बाहर हो गए। इस पैटर्न से हमको काउंसलिंग करना रहता है। मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड में भी काफ़ी हमको ध्यान देना रहता है थर्ड और फोर्थ राउंड के अंदर, कि कई बार कुछ सीटें बची रहती हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पर भी हम ट्राई कर सकते हैं अपने स्टेट के अंदर ही, और गवर्नमेंट में सेंट्रल का भी हम ट्राई कर सकते हैं। देखा गया कि एम्स में पिछले साल ही आप देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 15,000 रैंक पे भी सीटें मिली, लेकिन सब लोग ऐसे सोच लेंगे तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, बिकॉज सिर्फ 5%, 2%, 4% की सीटें होती हैं जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाती हैं। 95% सीटें आपकी सेकेंड राउंड तक फिनिश हो जाती हैं। गवर्नमेंट वाले बच्चे की काउंसलिंग का पैटर्न ये रहता है कि पहले वो ऑल इंडिया कोटा से सीट निकालता है, फिर अपने स्टेट से एक सीट निकालता है, फिर दोनों को कंपेयर करता है कौन सी अच्छी सीट है, फिर उसका मन करता है कि चलो ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड करें, तो भी आप अपना सेकंड राउंड कर सकते हो। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि कहाँ तक हम एलिजिबल हैं, ऐसा ना हो कि हम ऐसी कोई गलती कर दें जिससे हम काउंसलिंग से बाहर ही हो जाएँ। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है ऑल इंडिया कोटा में, छोड़ सकते हैं, सेकंड राउंड में आप अपग्रेड भी कर सकते हो। लेकिन सेकंड राउंड में कहीं पे आपने एक बार अलॉटमेंट ले लिया और उसके एडमिशन क्लेम कर दिया, देन यू आर आउट फ्रॉम द काउंसलिंग, वो आपकी फाइनल सीट हो गई। तो इस हिसाब से ही आपको देखना है कि कितना ट्राई किया जा सकता है, इतना ज़्यादा ट्राई ना करें कि हमारी काउंसलिंग ख़राब हो जाए। तो ये बेसिक सा तरीका रहता है। ऑनलाइन एक्टिविटी होती है ज़्यादा, इसमें ऑनलाइन ही काम है, 80% to 90% हमारा ऑनलाइन काम है, 10% ही ऑफलाइन काम है। अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड सिर्फ स्टेट की काउंसलिंग में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चा जाता है फिजिकली, जो भी आपका नोडल सेंटर होता है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, ID प्रूफ है, नीट के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब लेके आप जाते हो, या आपसे सिक्योरिटी अमाउंट भी मांगा गया है तो वो सिक्योरिटी अमाउंट लेके जाते हो। तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप मिल जाती है। उससे पहले जितना भी काम होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, अलॉटमेंट करना है, ये सब आपका ऑनलाइन होता है। इसको आप बैठ के अपना आराम से घर से कर सकते हो, इसके लिए फिजिकली आपको कहीं नहीं जाना है। और अलॉटमेंट मिलने के बाद फिर हमको कॉलेज में जाना रहता है अपना एडमिशन को फाइनलाइज करने के लिए। फ़ीस पेमेंट भी आप बैठ के अपने घर से ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से हूँ, मुझे कर्नाटक में कॉलेज मिला है, तो आपने उसके कॉलेज के अकाउंट पे RTGS कर दिया, फीस पेमेंट कर दिया। नाउ यू हैव टू पर्सनली विजिट टू द कॉलेज इन ऑर्डर टू डू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स एंड डू द मेडिकल स्कैन। अगर आपका कहीं पे होता है तो आप मेडिकल फिटनेस के लिए एक्टिविटीज़ करके फिर आपका एडमिशन पूरा कंप्लीट, फिर आपको फाइनल डेट मिल जाएगी कि ये आपकी क्लास कमेंसमेंट की डेट है, इससे 2 दिन पहले आके यू कैन टेक योर हॉस्टल एंड ऑल एंड स्टार्ट योर एजुकेशन। तो ये एक तरीका होता है काउंसलिंग करने का। तो हर चीज़ पूरी तरह से डेप्थ में समझाना तो बहुत मुश्किल है, थोड़ा हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेट टू स्टेट जाके आप वहाँ के वीडियोस देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी काउंसलिंग आपको करनी है। और आपकी हेल्प के लिए आपको किसी स्टेट के कट ऑफ जानने चाहिए, वो तो वीडियोस में भी लगे हैं कि क्या कट ऑफ है, क्या फीसेस हैं, उसके हमारे सारे PDF भी EduACS की वेबसाइट के ऊपर लगा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके और अच्छी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है काउंसलिंग को लेके, तो भी आप हमसे पूछ सकते हो, हमारी टीम बिल्कुल आपको आंसर करेगी, जिससे अपनी काउंसलिंग आपकी और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। इन सब के बाद भी अगर आपको मैसी अप लग रहा है, काउंसलिंग नहीं समझ में आ रही कैसे करा जाए, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो एंड टेक आवर हेल्प फॉर योर काउंसलिंग। हमसे डोलो के भी आप हमारी मेंटरिंग भी ले सकते हैं फॉर द नीट UG काउंसलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच।